हैलथोसिस। तो हैलथोसिस मतलब पेशेंट का ये कंप्लेन रहेगा कि वो बताएगा उसको खुद लग रहा है और कोई पास में खड़ रहे हैं उनको भी लग रहा है, उन्होंने कंप्लेन कर रहे हैं कि ये पेशेंट के मुंह से बदबू हो रहा है, बदबू निकल रहा है। ये है हैलथोसिस। तो इसका रीजन नाक में हो सकता है, नाक में, नाक के पीछे, मुंह में, मुंह के पीछे, गले में, वॉइस बॉक्स में, लंग्स में, फूड पाइप में, स्टमक में, कहीं भी हो सकता है इसके रीजन। तो आपको ठीक से डिटेल में समझाने के लिए, इसका रीजन समझाने के लिए मैं इस 3 डिवीजन में लूंगा। तो एक कॉमन रीजन है फिजियोलॉजिकल, और सेकंड है पैथोलॉजिकल, थर्ड है फंक्शनल। तो इसमें पहले हम फिजियोलॉजिकल देखेंगे। ये फिजियोलॉजिकल, ये पेशेंट नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बंदा है। तो ये नॉर्मल बंदे में कब कब बैड स्मेल हो सकता है? जब भी वो फास्टिंग करता है, रोजा रखता है और फास्टिंग है, उपवास है उसका, वो टाइम में हो सकता है। और जिसको हैबिट है ओनियन गार्लिक ज्यादा लेने का, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये स्मोकर्स में ज्यादा हो सकता है। ऐसा ही कभी कभी लेडीज में पीरियड्स के टाइम में, मेंसेस के टाइम में हो सकता है। इसी लेडी में हर मेंसेस के टाइम में होना मस्त नहीं है, कभी कभी होता है। अभी पैथोलॉजिकल, ये पेशेंट है, इनको जहां पहले से बताया था नाक में कहीं तो प्रॉब्लम होना चाहिए, उस प्रॉब्लम से ऐसा स्मेल होने का चांसेस है। तो हम ये एक एक करके देखेंगे। पैथोलॉजिकल जो है, नाक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम शुरू करेंगे मुंह से शुरू करेंगे। तो कॉमनेस्ट कॉज जो है वो मुंह का है, इसलिए मैं ऑरल कैविटी से शुरू करता हूं। तो हैलथोसिस का सबसे कॉमनेस्ट कॉज डेंटल कॉज होता है। तो डेंटल कॉज में डेंटल कैरीज हो सकता है, नहीं तो डेंटल दांत का सबसे अंदर का एब्सिस हो सकता है, मैं उसका पिक्चर बताऊंगा। एब्सिस हो सकता है। तो ये डेंटल कॉज ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो हो सकता है। टंग कोटेड है, मल्टीपल अल्सर्स है, नहीं तो कहीं ना कहीं अंदर एब्सिस जमा हुआ है। लास्ट करके इसमें उसके पहले ये जो जिसको दांत नहीं है वो डेंचर्स रखते हैं, वो डेंचर्स ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और लास्ट से कुछ कैंसर है, वो कैंसर की वजह से, वो कैंसर जब फूट जाता है, प्रोलिफरेटिव टाइप होता है, उसमें से ब्लीडिंग और बैड स्मेल आने का चांसेस है। अभी डेंटल जो कॉमनेस्ट कॉज है, मैं आपको एक 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 पेशेंट का स्टडी बताऊंगा। तो अब ये पेशेंट में देखो आप ये वीडियो इधर देखो, ये नॉर्मल है, और ये साइड में देखो व्हाइट होकर दिख रहा है, ये एब्सेस है। ये पेशेंट में मुंह खोल के देखेंगे तो साफ है, क्लीन दांत का, ऐसा कुछ कोई नहीं बताएगा उसको दांत का प्रॉब्लम है। और इन्होंने इनका मेंटेनेंस भी करेक्ट है, दांत ठीक से ब्रश कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम इधर भी दिख रहा है, उनका बोन्स भी गया हुआ है, इधर भी दिख रहा है। अब इसी पेशेंट में इधर देखो, यही पेशेंट का रिपोर्ट है। तो जस्ट इस पेशेंट का सीटी स्कैन निकाला है, तो सीटी स्कैन में देखो ऐसा होल, इसमें इनका बोन इरोशन तक हो गया। तब इनका दांत देखो, दांत बिल्कुल ठीक है। तो जब तक इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तब तक हमें रीजन पता नहीं चला। तो उसके बाद डेंटल के पास भेज के डेंटल डील करके वो ठीक हुआ। उसके बाद अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट रीजन। अभी नेक्स्ट रीजन है, मुंह का देख लिया, मुंह के पीछे, मुंह के पीछे टॉन्सिल्स, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, नहीं तो टॉन्सिलर स्टोन्स, मतलब उसमें बारीक बारीक सा येलोइश व्हाइटिश येलो डिपॉजिट जैसा लगेगा। बहुत सारे पेशेंट वो हाथ रख के निकाल के, स्पून रख के निकाल के, ऐसा प्रेस करके, स्मेल करके फिर आके कंप्लेन करते हैं, ऐसा होता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, मेरा खुद का वीडियो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT, टॉन्सिलर स्टोन्स नहीं तो टॉन्सिलर लिप, देखिए आपको उसका ट्रीटमेंट पता चल जाएगा। तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हुआ, टॉन्सिलर स्टोन्स हुआ, और साथ में पीछे कुछ फेरिंग्स में कुछ इन्फेक्शन है, नहीं तो कहीं एब्सेस फॉर्मेशन, जैसा पहले इसमें ये वीडियो देखो, फोटो देखो, इसमें टॉन्सिल के ऊपर इसको एब्सेस जमा हुआ है। तो जब ये टूट के, कभी कभी अपने आप टूट जाता है, टूट के उसमें से पस निकला तो स्मेल हो सकता है। और फेरिंग्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा है, उसके पीछे एब्सेस जमा है, और लास्ट रीजन कैंसर हो सकता है। और अभी नाक का, बच्चों में एक साइड से पीप निकल रहा है, माँ आके कंप्लेन कर रही है कि स्मेल भी आ रहा है, तो 100% श्योर है उसका नाक के अंदर उसने कुछ डाला है। जब तक वो नहीं निकालते वो नॉर्मल नहीं होगा। और सेकेंडरी साइनसाइटिस से हो सकता है,
और बड़े जैसे बच्चों में फॉरेन बॉडी है, बड़े लोगों में कभी कभी कैल्शियम डिपॉजिट होके उसके चारों तरफ से पस जमा हो सकता है। उसको राइनोलिथ कहते हैं। जब तक वो नहीं निकालते हैं स्मेल नहीं जाएगा। मैं उसका साइनोसाइटिस जो पेशेंट स्मेल कंप्लेन करके आया हैलिथोसिस, उसका वीडियो, और राइनोलिथ पेशेंट जो हैलिथोस बोल के आया उसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको और भी ठीक से समझ आए। और ये इतना नाक है, इतना पार्ट नाक है। ये नाक के पीछे जो पार्ट है वो उसको नेसोफैरिंग्स कहते हैं। वो नेसोफैरिंग्स में उधर इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो उधर एक सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं तो उधर कैंसर भी हो सकता है। और नाक में एक दो पॉइंट और मुझे बोलना था। नाक में जब एट्रोफिक राइनाइटिस बोल के कंडीशन में नाक का जो अंदर का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ रीजन से वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स सब खराब हो जाता है, ऐसा है तो भी हो सकता है। और जब नाक का सर्जरी करते हैं, स्पेशली साइनस का सर्जरी करते हैं, साइनस का सर्जरी की वजह से अगर जो नाक का नॉर्मल स्ट्रक्चर्स खराब हो गया, उनको ENS एम्प्टी नोज सिंड्रोम हो सकता है। ऐसा है तो भी इनको बैड स्मेल हो सकता है। ऐसा पेशेंट मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। और अब ये इनका वीडियो बताता हूं। अब ये पेशेंट को देखो आप, इसका लेफ्ट साइड में एंडोस्कोपी कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में इसका पेशेंट आने का मेन कंप्लेन ये था कि स्मेल मुंह से आ रहा है, बैड स्मेल, बट एक्चुअली इसको नाक में था प्रॉब्लम। और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला, लास्ट में ENT आके मिला। तो सबसे लास्ट में देखेंगे तो अंदर लेफ्ट साइड में पीप नीचे से नाक के अंदर से मुंह की तरफ नहीं उतर रहा है। और राइट साइड में एंडोस्कोपी जब किया तो उधर पॉलिप्स है, और पॉलिप्स के चारों साइड में पस जमा हुआ है। ये लेफ्ट साइड का दिख रहा है, लेफ्ट साइड से नीचे मुंह की तरफ जा रहा है, और राइट साइड में पॉलिप्स से चारों तरफ पस जमा हुआ है। अब ये पेशेंट देखेंगे तो आप, इसमें लेफ्ट साइड में नाक नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ऐसा फुल ओपन होना चाहिए। अब राइट साइड में देखो, अब दूसरा साइड में देखो आप, ऐसा राइनोलिथ है, तो कैल्शियम डिपॉजिट होके चारों तरफ से माइल जमा हुआ है। तो जब ये पेशेंट को ये कंप्लीट निकाल के कोर्स एंटीबायोटिक दे दिया तो ये पेशेंट नॉर्मल हो गया। अभी गले के अंदर एक फूड पाइप के पास में एक पाउच जैसा है, हो सकता है जब भी खाना खाएंगे वो फूड पाइप से निकल के पेट चला जाएगा। जिसको पाउच है वो पाउच में थोड़ा खाना जमा हो जाएगा। वो टाइम में 2-3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो खाना जब वो जमा होगा, वहां से स्मेल आने का चांस है। जिसको हाइटस हर्निया उसको होने का चांसेस है, और एसिडिटी ज्यादा प्रॉब्लम है उनको भी होने का चांस है, और लास्ट कैंसर उनको भी आने का चांसेस है। अभी इसके साथ साथ में लंग्स प्रॉब्लम में ब्रोंगाइटिस और टीबी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट विद सेकेंडरी इन्फेक्शन, लंग में एब्सेस है, लंग में अल्सरेटेड मैलिग्नेंसी है, एम्फीसीमा विद सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ऐसा सब है तो बैड स्मेल होने का चांसेस ज्यादा है। और स्टमक का मैं ऑलरेडी बता दिया। और कभी कभी डायबिटिक पेशेंट में एसीटोन स्मेल जैसा, एसीटोन मतलब नेल पॉलिश का स्मेल होता है ना, ऐसा स्मेल होने का चांसेस है। और जिसको लिवर फेलियर है उनको फिशी ऑर्डर, मच्छी का स्मेल मुंह से ऐसा निकलेगा। और किडनी फेलियर पेशेंट है ना, उनको अमोनिया का स्मेल होता है। और कभी कभी विटामिन B1 डेफिशिएंसी है तो भी हो सकता है। तो ऐसा होने से पेशेंट का कंप्लेन क्या रहता है? पेशेंट को खुद कंप्लेन है कि बैड स्मेल है, और उनके साथ में जो भी खड़े हैं उनको भी लग रहा है। तो ये स्टूडेंट है अगर है तो वो क्लास में लेट, जब क्लास शुरू होने के बाद जाएगा, क्लास होने के तुरंत वो निकल जाएगा, ताकि वो किसी से वो ग्रुप डिस्कशन के लिए नहीं खड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा धीरे धीरे। और ऑफिस है तो किसी से नहीं मिलेंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम से निकल जाएंगे, और घर में सबको डिस्टेंस करेंगे। किसी के घर में आना, वो खुद किसी को मिलना जाने से इनकार करेगा। ऐसा होता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा करके वो डिप्रेशन पे जाने का चांसेस ज्यादा है। अभी इसका टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए सिंपल सा कप बर्थ टेस्ट, ऐसा स्मेल करेंगे तो बैड स्मेल पता कर सकते हैं ये हैलिथोसिस है कि नहीं, ये सही बोल रहा है कि नहीं। क्योंकि फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने बता दिया क्या है,
फिजियोलॉजिकल उसको सही में प्रॉब्लम है, फंक्शनल उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो ऐसा पेशेंट में हम डायग्नोसिस करना है इसको सही में है कि नहीं, क्योंकि जितना भी टेस्ट किया वो सब नॉर्मल। ऐसा पेशेंट में दो टेस्ट है, गैस क्रोमेटोग्राफी और साथ साथ में जितना वो गैस जो निकल रहा है, मुंह से हवा निकल रहा है, उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है तो मान लो डायग्नोसिस सही है। बट इंडिया में अभी कोई भी सेंटर में इतना एडवांस टेस्टिंग आया नहीं शायद। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया था, इसका रीजन नाक में हो सकता है, नाक के पीछे, मुंह में, मुंह के पीछे, पैरिंग में, वॉइस बॉक्स में, लंग्स में, फुट पाइप में, स्टमक में। तो इसके हिसाब से एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, नेसल एंडोस्कोपी, ओरोस्कोपी, ओरोफैरिंगोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपी, ईसोफेगोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी। और डेंटल है तो शुरुआत में एक्सरे, ठीक नहीं है तो ओपीजी, वो भी ठीक नहीं तो सीटी स्कैन, वो भी ठीक तो कोन बीन सीटी स्कैन, वो भी ठीक तो सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट। तो वो डेंटल डिपार्टमेंट आपको हैंडल करेंगे। और गैस्ट्रोस्कोपी चाहिए उसका रिलेटेड जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। तो ईएनटी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डेंटल डिपार्टमेंट, ये तीन डिपार्टमेंट मिलके आपका मदद करेंगे रीजन देखने की। इतना ही करने के बाद भी सिर्फ 70% में हमें रीजन मिलेगा, 30% में कुछ सब टेस्ट नेगेटिव भी आएगा, कुछ रीजन नहीं मिलेगा, इडियोपैथिक। तो उनको समझाना है, पहले काउंसलिंग करना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है, कुछ तरीका बताएंगे वो आप कर लो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या देखेंगे, तो ट्रीटमेंट जो है, जो रीजन मैंने बताया उसको ट्रीट करना है। अब फिजियोलॉजिकल है तो फिजियोलॉजिकल है, फास्टिंग है, फास्टिंग बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। फास्टिंग के टाइम में मुंह जरा 2-3 बार गार्गल कर लेना, ओनियन ले रहे हैं गार्लिक ले रहे हैं बंद कर देना, स्मोकर है स्मोक मत करना, टैनिंग है टैनिंग निकाल देना। और पीरियड्स का टाइम में हो रहा है, ये लेडी को हर पीरियड टाइम में होना है, मेंसेस टाइम में होना है मस्ट नहीं है, जब हो रहा है वो माउथ स्प्रे ले सकते हैं, माउथ गार्गल ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो ऐसा वो मैं जो रीजन है, अब नाक में पस है, साइनसाइटिस हो गया, नहीं तो टॉन्सिलाइटिस है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस तो सर्जरी करना पड़ेगा। टॉन्सिलाइटिस बार बार तंग कर रहा है, साथ साथ में इन्फेक्शन हो रहा है, सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। एब्सेस कहीं भी है, एब्सेस ड्रेन करके निकालना पड़ेगा। लंग है, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलके, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं तो थोरेसिक सर्जन से मिलके उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। स्टमक का प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मिलके वो जो बता रहे हैं हाइटस हर्निया, ग्रेडिंग ज्यादा है, वो ठीक करना पड़ेगा। सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका रीजन हम निकालेंगे, हटाएंगे, तो ये हाइलतोसिस खुद अपने आप चला जाएगा। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जनरली जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ में एक दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। इसका कॉमनेस्ट रीजन जो है दांत का प्रॉब्लम है। दांत का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 बार ब्रश करना पड़ेगा। ये ब्रश जो है आपका हर 3 महीने चेंज करना है, और ब्रश का टेक्निक आपको समझना चाहिए। आपका डेंटिस्ट आपको समझाएगा, नहीं तो सिंपल सा गूगल में चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। और ब्रश के पीछे जो है स्क्रैपर्स जैसा रहेगा, वो उठा करके टंग क्लीन कर सकते हैं, और दांत क्लीन करने के बाद गम्स जो है हाथ रख के क्लीन कर सकते हैं। ये डेंटल क्लीन। पानी ज्यादा लेना है, ऑयली फूड्स कम करना है, बेकरी फूड्स कम करना है, होटल फूड्स कम करना है, वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है, फ्रूट ज्यादा लेना है, कुकुम्बर, कैरेट, ये सब ज्यादा लेना है आपको, और बैलेंस डाइट लेना है, पानी ज्यादा लेना है, मस्ट होता है। और कॉफी अवॉइड करेंगे तो बेहतर है, और बिवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वो जाए वो सब अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। अभी मास्किंग मतलब स्मेल है, ये स्मेल को हम ओवरकम कर रहे हैं। कैसा? गार्गल करें। तो गार्गल में आप तुलसी से डाल के गार्गल कर सकते हैं, नीम, मिंट, ये सब डाल के गार्गल कर सकते हैं। तो ये कैसा करना है मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत कॉमन है, हर घर में कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। उसका तरीका और एक डिटेल में बताऊंगा मैं। तो ये तुलसी लीव्स जो क्वांटिटी पानी चाहिए उतना क्वांटिटी लेना, उसमें 4-5 लीव्स डाल देना, उसको गर्म करके छोड़ देना ताकि उसका लीव्स का एसेंस पानी में। उसके बाद उसको फिल्टर करके पानी मुंह में गार्गल करना है 30 सेकेंड्स तक। क्वांटिटी लेना है 30 ml, 30 ml 30 सेकेंड, और 3 बार करना है। उसके बाद 1-2 घंटे तक कुछ खाना मत, कुछ पीना मत, ताकि उसका इफेक्ट अंदर रहे।
ठीक है। और जिसको रीजन पता नहीं है, 70% में रीजन पता है, निकाल दिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसको रीजन पता नहीं है 30% में, वो ऐसा पेशेंट्स एक दिन में 4 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्लाउ, सिनेमन, ये सब कतर के चबा के उतार सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल है। और टर्मरिक हनी में मिक्स करके उतार सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल करेगा। और फेनल, सौंफ, ये भी काम की चीज है। अभी ये जो गार्गल मैंने बताया, ये गार्गल मार्केट में अवेलेबल है, मतलब सेम नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरहेक्सिडिन, बीटाडिन गार्गल सब अवेलेबल है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले हर्बल इसलिए बताया, जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ऑलरेडी ये सब ट्राई करने के बाद ही आते हैं, तो ऑल्टरनेटिव के लिए मैं बता रहा हूं, ये भी यूजफुल है, मार्केट में जो कमर्शियली अवेलेबल है वो भी यूजफुल है। और माउथ स्प्रे, हर तरह का स्मेल का माउथ स्प्रे मिलता है, वो यूज कर सकते हैं। कभी कभी लोसेंजेस बहुत अच्छा है, और च्युइंगम यूज करेंगे वो भी अच्छा है। ये सब जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ तब तक, डायग्नोसिस होके ट्रीटमेंट हो गया, स्टॉप कर देना। तो ऐसा जब ट्रीटमेंट देख के, ट्रीटमेंट करने के बाद अपने आप चला जाएगा। जो 30% में रीजन पता नहीं है, उनमें ये मास्किंग लास्ट में जो बोला वो काम का चीज है, वो एक दिन में 4-5 बार करना पड़ता है। और जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, सिंगल एंटीबायोटिक हैलतोस में ज्यादा काम नहीं करता, 2 एंटीबायोटिक साथ में मेट्रोजेल देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ये हुआ हैलतोसिस के बारे में। नमस्ते।